टंडन, योर बिजनेस स्टडीज मेंटर, और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 2। नाउ फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं, सेकंड हाफ ऑफ द चैप्टर हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेलीगेशन। Delegation means transferring some of the manager's authority and responsibility to subordinates. अब जब हमारे मैनेजर अपने कुछ काम, अपने कुछ टास्क, अपनी कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स की तरफ ट्रांसफर कर देता है, उसे हम डेलीगेशन कहते हैं। It allows managers to focus on important tasks while subordinate handle routine work. अब अगर रोजमर्रा के काम, डेली ऑपरेशंस भी मैनेजर हैंडल करेगा तो वो अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस कब लेगा? तो मैनेजर क्या करता है, जो डेली ऑपरेशंस होते हैं, डेली टास्क होते हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कहता है करने के लिए, और कहता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे अब वो मैं लूंगा। की एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। अब हमारी डेलीगेशन के 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं। पहला अथॉरिटी, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थर्ड अकाउंटेबिलिटी। नाउ फर्स्ट अथॉरिटी, द राइट टू मेक डिसीजंस एंड गिव ऑर्डर। अब हमारे डिसीजंस लेने का जो हक है और सामने वाले को ऑर्डर देने का जो हक है उसे हम अथॉरिटी कहते हैं। फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब जो अथॉरिटी है वो टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, मतलब जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को ऑर्डर देगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो सुपरवाइजर्स को ऑर्डर देगा, मतलब जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देते हैं। हेल्प्स मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। अब जब मैं सामने वाले को ऑर्डर दे सकती हूँ, मैं उसे बता सकती हूँ कि किस काम को किस तरह, कब, कैसे करना चाहिए, और वो सामने वाला भी मेरी बात मानेगा, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन भी मैं मेंटेन कर पाऊंगी और ऑर्डर भी मेरा ही चलेगा। अब हम घर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मम्मा ने क्या किया, मम्मी ने घर के बड़े बच्चे को ऑर्डर दे दिया कि वो घर के छोटे बच्चे का होमवर्क कराए, उसे कल के टेस्ट की तैयारी कराए, एग्जाम की तैयारी कराए। तो इसमें मदर की क्या थी, अथॉरिटी थी कि वो अपने बड़े बच्चे को ऑर्डर दे सकती थी। सेकेंड एलिमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन्ड टास्क। अब जो बड़ा बच्चा मम्मी के ऑर्डर्स फॉलो करेगा और छोटे सिबलिंग को कल के टेस्ट की तैयारी कराएगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी छोटे सिबलिंग को उस अपने कल के टेस्ट की तैयारी कराना उसकी जिम्मेदारी होगी। flows upwards as subordinates reports to superior. अब जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारी बॉटम टू टॉप जाती है, यानी सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करते हैं। जो हमारे सुपरवाइजर्स होंगे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होगी वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगी। थर्ड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी बैलेंस। अब जो हमारी अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों एक सेम लेवल पे होने चाहिए, दोनों बैलेंस होने चाहिए। अब अगर मम्मा ने बड़े बच्चे को ऑर्डर दे दिया कि वो छोटे बच्चे को कल का टेस्ट की तैयारी करवाए, और अगर इसमें बड़े बच्चे के पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी है कि अब वो छोटे बच्चे को डांट, मार, कुटाई, पिटाई सब कर सकता है, वो तो छोटे वाले का बुरा हाल करके रख देगा, तो इसमें वो अपनी पावर का मिसयूज करेगा। और अगर मम्मी ने बड़े बच्चे को ऑर्डर दिया लेकिन उसकी अथॉरिटी कम कर दी, मतलब जो बच्चा है, बड़ा बच्चा है, वो छोटे बच्चे के प्ले टाइम पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, उसे जबरदस्ती भी नहीं कह सकता कि वो बैठ के पढ़े। अब छोटा चाहे टीवी देखे, मोबाइल देखे, बड़ा उसे कुछ नहीं कह सकता। तो अब अगर कल के टेस्ट की तैयारी नहीं होगी तो उसमें गलती बड़े बच्चे की निकलेगी, बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को टेस्ट की तैयारी नहीं करा पाएगा, यानी वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएगा। थर्ड, अकाउंटेबिलिटी, बीइंग आंसरेबल फॉर द आउटकम ऑफ द टास्क। जो हमारे पास टास्क मिला था, जो हमें ड्यूटी मिली थी, जो हमें काम मिला था, उसके लिए आंसरेबल होना यानी जवाबदेही होना, उसे हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंड फ्लोज अपवर्ड्स। अब अगर छोटे बच्चे के नेक्स्ट डे एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो फंसेंगी हमारी मम्मी आके चाहे भले ही बाद में जो बड़ा बच्चा है उसे 4 बातें सुना दे, लेकिन उस काम के लिए, उस टास्क के लिए अकाउंटेबल मम्मी ही रहेंगी। टीचर जाके बड़े बच्चे को 4 बातें नहीं सुनाएगी, बड़े बच्चे को डांटेगी नहीं कि छोटे बच्चे के एग्जाम में मार्क्स क्यों नहीं आए, वो पीटीएम में मम्मी को ही बुला के कहेगी कि आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हो। यानी जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है वो डेलीगेट नहीं हो सकती, उसकी जिम्मेदारी हम अपने सबऑर्डिनेट की तरफ नहीं डाल सकते, और जो अकाउंटेबिलिटी है वो अपवर्ड फ्लो करती है, यानी बॉटम टू टॉप की तरफ जाती है। जो सुपरवाइजर्स होंगे वो हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट को अकाउंटेबल होंगे, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो टॉप एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होगा। Ensured through regular feedback and supervision.
अब अकाउंटेबिलिटी को हम कैसे इंश्योर करते हैं? हम रेगुलर फीडबैक लेते रहेंगे और सुपरविजन करते रहेंगे। मम्मी देखती रहेगी कि बड़ा बच्चा जो है वो टेस्ट की तैयारी ढंग से करा रहा है या नहीं करा रहा, और छोटा बच्चा टेस्ट की तैयारी ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। पहला, इफेक्टिव मैनेजमेंट रिड्यूसेस द मैनेजर्स वर्कलोड। अब मैनेजर के पास बहुत सारा काम होता है, उसे डिसीजंस भी लेने हैं, डेली का काम भी करना है, तो इतने सारे काम को मैनेजर जो है वो अकेला नहीं कर पाता। वो जब काम अपने सबऑर्डिनेट को बांट देता है तो उससे उसका वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है। allows managers to focus on key priorities। अब जब मैनेजर का वर्कलोड रिड्यूस हो गया, अब उसे डेली के झंझटों में नहीं पड़ना, उसे डेली के काम नहीं देखने, तो वो अपनी की प्रायोरिटीज, अपने मेन डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ले सकता है। सेकंड, एम्प्लॉय डेवलपमेंट बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉयज। अब जब एम्प्लॉयज उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे, उस टास्क को करेंगे, तो उससे मैनेजर का जो है एम्प्लॉयज में ट्रस्ट भी बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इंक्रीजेस देयर सेल्फ एस्टीम एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। अब जब एम्प्लॉयज को मैनेजर ने काम करने के लिए दिया और एम्प्लॉयज ने वो ड्यूटी करी, अपनी जॉब करी, वो काम किया और वो काम अच्छे से हो भी गया, तो एम्प्लॉयज में है कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, और वो अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हैं। थर्ड, एम्प्लॉय डेवलपमेंट provides employees opportunities to learn and grow। अब जब मैनेजर तो है अपनी ड्यूटीज कुछ अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देगा, एम्प्लॉयज को दे देगा, तो एम्प्लॉयज के पास नई नई अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं नए नए काम को सीखने के लिए, और जब वो नए नए काम सीखेंगे यानी नए नए स्किल्स डेवलप करेंगे, तो उससे उनकी करियर में ग्रोथ भी होगी। prepares them from higher roles and responsibilities। अब जब वो मैनेजर्स के टास्क को संभालने लगेंगे तो एम्प्लॉयज में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं अपनी अपर पोजीशन के यानी मैनेजर की पोजीशन के काम को हैंडल कर सकता हूँ, मतलब मैं अब हायर पोजीशन के लिए तैयार हो सकता हूँ। फोर्थ, facilitates growth trains employees to handle roles in new projects or branches। अब जब हमारे एम्प्लॉय इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने नए नए टाइप के रोल्स कर लेगा, इतने नए नए टाइप्स के टास्क हैंडल कर लेगा, उसमें कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ एस्टीम होगा, तो अब वो ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले नए नए प्रोजेक्ट्स में नए नए रोल्स को हैंडल कर पाएगा। नाउ फिफ्थ, एस्टैब्लिशेस हायरार्की डिफाइंस रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स एंड अथॉरिटी लेवल्स। अब डेलीगेशन क्या करता है? वो हमें हमारी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बता देता है, मतलब ये बता देता है कि हमें किससे ऑर्डर लेने हैं और किसको बाद में रिपोर्ट करना है, और अथॉरिटी लेवल्स को भी वो क्लियरली डिफाइन कर देता है, मतलब मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे किससे ऑर्डर लेने हैं और मैं किसे ऑर्डर दे सकती हूँ, वो ये बात बिल्कुल क्लियरली बता देता है। सिक्स्थ, improves coordination clarifies duties and responsibilities to avoid confusion। अब जब सारे एम्प्लॉयज को पता होगा कि उनकी ड्यूटीज क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उनकी अथॉरिटी क्या है, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, जब सारे एम्प्लॉयज को ये सारी बातें क्लियर होंगी तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। वो आएंगे अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपना सारा काम ढंग से स्मूथली करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी स्मूथली अचीव हो पाएंगे। कोऑर्डिनेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, हम एम्प्लॉयज के बीच का टीम वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स शेयरिंग डिसीजन मेकिंग पावर विद लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ना रह के जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बट जाती है, उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। It ensures decisions are made closer to the point of action, making organizations more responsive and efficient। Now सब इसमें क्या होता है कि जिस लेवल पे हमें एक्शन लेना होता है उस लेवल के सबसे क्लोजेस्ट हम डिसीजन लेते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन फास्ट हो जाए, इससे ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाती है और उसके काम बहुत ज़्यादा जल्दी और एफिशिएंट तरीके से होने लग जाते हैं। सेंट्रलाइजेशन, टॉप लेवल मैनेजमेंट मेक्स ऑल डिसीजंस। अब जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के केवल कुछ चुनिंदा इंडिविजुअल पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजंस लेते हैं, उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज स्प्रेड अक्रॉस ऑल द लेवल्स। अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हम डिसीजंस लेते हैं वो हमारी सारी मैनेजमेंट लेवल्स के बीच में वो डिसीजन मेकिंग पावर जब बट जाती है, उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। नाउ, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। पहला, encourages initiative, empowers subordinate to take decisions।
अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को इनकरेज करता है कि वो इनिशिएटिव लें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का। क्योंकि अब देखो, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल मैनेजमेंट पे हूँ और मुझे पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का फ्रीडम है, मुझे डिसीजन लेने का फ्रीडम है, तो मैं डेफिनेटली इनिशिएटिव करूँगी, डेफिनेटली मैं पहल करूँगी डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने का। बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब मेरे सामने जब 10 तरह की प्रॉब्लम आएंगी, मैं उन्हें एनालाइज करूंगी, सॉल्व करूंगी, उनके लिए सोल्यूशन निकालूंगी, तो मुझे पता चलेगा कि 10 अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे कैसे मैं सॉल्व कर सकती हूँ, और उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। सेकेंड, डेवलप्स फ्यूचर मैनेजर्स, provides hands-on experience for employees to grow into leadership roles। अब एक अच्छे लीडर का क्या काम होता है? एक अच्छा लीडर वो होता है जो सही टाइम पे, सही जगह, सही डिसीजन ले पाए। अब जब मेरे सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, मैं उन्हें एनालाइज कर सकती हूँ, उनके लिए अलग अलग सोल्यूशंस निकाल सकती हूँ, और उन्हें सॉल्व करने की जब मैं डिसीजन ले सकती हूँ सही तरीके से, तो मैं ऑटोमेटिकली लीडरशिप रोल्स के लिए तैयार होना स्टार्ट हो जाती हूँ, मुझे एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड, speeds up decision making. Decisions are made at levels closer to action, reducing delays। अब जिस पॉइंट पे मुझे एक्शन लेना है, अगर मैं डिसीजन वहीं पे लूंगी, तो डिलेज जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो होनी बंद हो जाएंगी ना। सपोज एक रेस्टोरेंट्स की चेन है इंडिया में, अलग अलग स्टेट्स में उसके ब्रांचेस खुली हुई हैं, एंड सपोज एक स्टेट में एक डिश के लिए वेजिटेबल्स जो हैं वो कम पड़ जाती हैं, तो डेफिनेटली वहाँ का जो कुक है वो सीईओ को तो कॉल नहीं करेगा ना कि मालिक यहाँ की सब्जियां कम हो गई। सीईओ दिल्ली में बैठा है, वो देख रहा है कि मेरी 20 ब्रांचेस खुली हुई हैं, अब मैं एक ब्रांच के लिए वो सब्जियां तो अरेंज नहीं करने वाला। वो क्या कहेगा, जो आपका ब्रांच मैनेजर है उससे बात करो, वो आपके लिए सब्जियां अरेंज करेगा। तो जब मैं इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू सीईओ डायरेक्टली ब्रांच मैनेजर से बात करूंगी, क्योंकि वो मेरे डिसीजन लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए क्लोजेस्ट है, तो डिलेज ऑटोमेटिकली होना बंद हो जाएंगी और डिसीजन जो है वो फास्टर लिए जाएंगे। रिलीव्स टॉप मैनेजमेंट, free senior managers to focus on strategic decisions, not daily tasks। अब डिसेंट्रलाइजेशन में जब हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है, तो अब टॉप लेवल मैनेजमेंट को सारे छोटे छोटे डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने स्ट्रैटेजिक डिसीजंस पे फोकस कर पाती है, अपनी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल डील्स, नेशनल डील्स पे फोकस कर पाती हैं, और उन्हें ये छोटी छोटी सब्जियों जैसे टास्क के लिए डिसीजंस नहीं लेने पड़ते, जैसा मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था। Now, facilitates growth. Departments function independently, fostering healthy competition and higher productivity। अब जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करना स्टार्ट हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, हमारा हेल्दी कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और हायर प्रोडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि एम्प्लॉयज जो हैं वो और बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स बहुत ज़्यादा जल्दी अचीव हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ हो सकती है। Now, improves control, makes it easier to evaluate each department's performance and take corrective action। अब इससे हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को इजीली evaluate कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई गलती हो रही है तो उसके लिए हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, उसे हम इजीली सही कर सकते हैं। Now, our next topic and the last topic of this chapter is balancing centralization and decentralization। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इज अनरियलिस्टिक। अब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से या तो सेंट्रलाइज या पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते। कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ले सकती है, और कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिन्हें टॉप लेवल मैनेजमेंट को लेने की जरूरत नहीं होती, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजर्स अपने लेवल पे ले सकते हैं। तो इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का बैलेंस जरूरी होता है। मेजर पॉलिसी डिसीजंस सेंट्रलाइज, ऑपरेशनल डिसीजंस डिसेंट्रलाइज्ड। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस हैं, जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर जो है वो डिसाइड करते हैं, वो हमारे सेंट्रलाइज्ड होने चाहिए। यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ चुनिंदा इंडिविजुअल्स टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होने चाहिए, और जो हमारे डेली ऑपरेशनल डिसीजंस हैं, रोजमर्रा के डिसीजंस हैं, वो हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजर्स अपने लेवल पे ले लेने चाहिए उन्हें। यानी कि वो डिसीजंस जो हैं वो हमारे डिसेंट्रलाइज होने चाहिए।
डिसेंट्रलाइजेशन बूस्ट एफिशिएंसी, फॉस्टर्स ग्रोथ एंड डेवलप्स फ्यूचर लीडर्स। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या करती है? एफिशिएंसी बढ़ाती है, ग्रोथ जो है उसे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में हेल्प करती है और हमारे फ्यूचर लीडर्स को तैयार करती है। However, it must be balanced carefully to avoid disintegration or organizational unity. अब इसे हमें सेंट्रलाइजेशन के साथ बैलेंस करके रखना चाहिए, वरना हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिसइंटीग्रेशन हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। So now, thank you for your precious time for listening to this lecture. और आज हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशन फिनिश हो गया है। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर और रिगार्डिंग एनी चैप्टर इन बिजनेस स्टडीज, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। आपको अगर किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं और हम जल्द से जल्द उस चैप्टर की वीडियोस के साथ आएंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड बाय बाय।